हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान में हमने दो इससे पहले वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, जीव जगत का 2 वीडियो बन चुका है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। और ये आज तीसरा वीडियो है जीव जगत का, जो कि पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। तो इसमें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न विज्ञान जो होते हैं उनके जनक कौन है, मतलब अलग अलग जो विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, तो उनके जनक, उनके पिताजी कौन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम। तो हम जानेंगे कि विभिन्न विज्ञानों के जनक। ठीक है, तो विभिन्न विज्ञानों के जनक, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है, अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो हम जानते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे विज्ञान होते हैं, उनके जनक कौन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला ठीक है कि जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम जानते हैं क्या है, अरस्तु जी हैं। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, जबकि हम ये भी बात जानते हैं कि जंतु विज्ञान के भी पिताजी कौन है, अरस्तु ही है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर में हम डालेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक, जनक मतलब पिताजी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके भी क्या हैं, अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान दोनों के पिताजी कौन है, क्या मतलब जनक कौन है, क्या है, अरस्तु है। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोप्रेस्टस है। जबकि तीसरा वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोप्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, तो इस जो टॉपिक आपको लिखवाया जा रहा है, एक एक विज्ञान की शाखाओं के जो जनक होते हैं उनका नाम लिखवाया जा रहा है। तो देखिए, इसे समझना कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें याद करना बहुत ही कठिन होता है। तो आपको एक एक नाम भी याद रखना है। ठीक है, कि किसका कौन, मतलब जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इनके जनक कौन है, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगला। ठीक है, तो अगला आता है चौथा, आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, याद रखेंगे आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जिसे हम ग्रेगर जॉन मेंडल या इसे हम जे मेंडल भी कहते हैं। ठीक है, जे मेंडल भी कहते हैं। ठीक है, जी मतलब ग्रेगर, जॉन मतलब जे से जॉन और एम से मेंडल। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, पिताजी कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, अब याद इसमें एक पॉइंट आता है कि आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है। इस आनुवांशिकी है, ये आनुवांशिकी है क्या, तो याद रखेंगे आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, क्या है, आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, आनुवांशिकी क्या है, इसमें एक टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हम नोट में लिखेंगे कि आनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है, तो इसका पॉइंट हम देखेंगे, आनुवांशिकी का मतलब। ठीक है, तो याद रखेंगे आनुवांशिकी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें आनुवांशिकता
जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकी क्या है, एक विज्ञान की, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि भैया आनुवांशिकता और विभिन्नता कहते किसे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम जानेंगे कि आनुवांशिकी का मतलब क्या है, और आनुवांशिकी से हम जानेंगे कि आनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम इसे, अब आता है पॉइंट कि आनुवांशिकता और विभिन्नता क्या मतलब क्या होता है, तो इसे भी एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता का क्या मतलब होता है, इसे अब देखते हैं। तो याद रखेंगे आनुवांशिकता का मतलब ही होता है कि मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, कोई भी जैसे माता पिता हैं, उनका लक्षण उनके संतानों में जाता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, उनके लक्षण उनके संतानों में जाते रहते हैं। ऐसे ही तो इसका हम आनुवांशिकता का सिंपल से अगर हम ऐसे अर्थ जाने या परिभाषा कहें तो क्या कहेंगे कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसका सिंपल वे में लिख सकते हैं, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर माता पिता गोरे हैं तो उनके जो पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, ठीक है, वो भी क्या होंगे, मतलब उनकी जो पीढ़ियां, जो उनके बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, गोरे होंगे। ठीक है, ऐसे अगर उनके जैसे माता पिता के घुंघरेले बाल हैं तो उनके बच्चों का भी बाल कैसा होगा, घुंघरेला होगा, या माता पिता थोड़े लंबे हैं या छोटे हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो भी क्या होंगे, लंबे या छोटे या बड़े होंगे। ठीक है, जैसे माता पिता वैसे उनके पुत्र या पुत्री होंगे। ठीक है, तो यही उनके गुणों को मतलब जा रहे हैं ना, उनके गुण मतलब उनकी पीढ़ियों में जो गुण जा रहे हैं, जो लक्षण जा रहे हैं, उसे ही हम आनुवांशिकता कहेंगे। अब आती है एक और पॉइंट कि विभिन्नता तब किसे कहते हैं भाई, आनुवांशिकता तो हमने जान लिया, पर विभिन्नता किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं विभिन्नता। तो अब हम इसमें एक और पॉइंट, विभिन्नता। ठीक है, तो विभिन्नता किसे कहते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। विभिन्नता का मतलब होता है कि माता पिता में जो लक्षण पाए जाते हैं और पुत्र या पुत्री मतलब उसके जो क्या है, उसके जो पीढ़ी हुए हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनमें गुणों में क्या होंगे, अंतर होंगे। मतलब माता पिता में जो गुण हैं और उसके बच्चे में जो गुण हैं, उन दोनों के गुणों में क्या है, अंतर है, मतलब अलग अलग हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। तो हम सिंपल में इसका लिखेंगे कि माता पिता के गुण तथा बच्चों के गुणों में अंतर, या हम कह सकते हैं विभिन्न अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, मतलब माता पिता में जो गुण है और बच्चों के अंदर भी जो गुण है उनमें अंतर होगा, अलग अलग होंगे, तो उसे ही हम विभिन्नता कहेंगे। और इसमें क्या होंगे, जो लक्षण माता पिता में होंगे वही लक्षण पुत्र या पुत्री में होंगे, उसके मतलब पीढ़ियों में होंगे, उसे हम आनुवांशिकता कहेंगे। जैसे जो विभिन्नता का हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे माता पिता क्या हैं, गोरे हैं, परंतु उनकी जो पीढ़ी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो थोड़े से हल्के से क्या होंगे, डीम होंगे, हल्के से थोड़ी से सांवले होंगे। तो क्या हुआ, माता पिता
गोरे और थोड़ा बच्चा उनका क्या होगा, सांवला हो गया। तो ये दोनों विभिन्नता है कि नहीं। जैसे माता पिता तो थोड़े लंबे हैं, परंतु जो उनके पुत्र या पुत्री हुए वो थोड़ी से छोटे हो गए, तो इनमें क्या होंगे, विभिन्नता आ गई। जैसे कि माता पिता के क्या है, बाल जो है वो घुंघरीले हैं, और जो पुत्र या पुत्री हुई उनके क्या है, बाल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके में अंतर आ गया, ठीक है। तो उसी अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अनुवांशिकता का मतलब कि जैसे माता पिता में गुण हैं वैसे उनके पीढ़ियों मतलब उनके बच्चों या बच्चियों में जो गुण आएंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अब अनुवांशिकता कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं, ठीक है, और विभिन्नता क्या होता है, ठीक है। और अनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अनुवांशिकी के पिता तो हम देख लिया, मतलब अनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। परंतु आधुनिक, हम कहूं कि आधुनिक, चौथा में आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, ठीक है। मतलब आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, ठीक है। अभी इस समय मतलब जो अनुवांशिकी है उसके जनक कौन है, तो याद रखेंगे इस समय के जनक कौन है, डब्ल्यू, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बेटसन है ना, बेटसन, डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। नाम याद रखना थोड़ी सी कठिन होती है तो आपको भी याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके कौन है, डब्ल्यू बेटसन है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, डब्ल्यू वेटसन, ठीक है। तो इसका नाम याद रखेंगे, मतलब आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, डब्ल्यू वेटसन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, तो याद रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन है कि पांचवा, उत्परिवर्तन के जनक, ठीक है। तो उत्परिवर्तन के जनक कौन है, तो याद रखेंगे उत्परिवर्तन के जनक कौन है, तो याद रखेंगे ह्यूगो डी ब्रिज है, ठीक है। तो ह्यूगो डी ब्रिज है, ठीक है। मतलब उत्परिवर्तन के जनक कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रिज है। और उत्परिवर्तन क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा है उत्परिवर्तन। तो अब आता है पॉइंट कि उत्परिवर्तन तो विज्ञान की एक शाखा है, परंतु उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, तो चलिए वो भी जानते हैं। मतलब उत्परिवर्तन हमें अब देखना है, नोट में आपको बना लेना है उत्परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो याद आप इतना तो बात जानते ही होंगे कि कोई भी जीव है, जीवों के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। जीवों के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, तो उनके गुणसूत्र मतलब जीवों के गुणसूत्र में अचानक से वृद्धि या अचानक से कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब कोई भी मतलब जीव है, जीवों के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें अचानक से मतलब क्या हो जाना है, बढ़ोतरी हो जाना, वृद्धि हो जाना, या अचानक से कमी हो जाना, या उनके आकार में क्या हो जाना, अचानक से बढ़ जाना या घट जाना, या उन मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गुणसूत्रों में परिवर्तन होना ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि जीवों के शरीर के अंदर, ठीक है, जीवों के शरीर के अंदर गुणसूत्रों में अचानक से वृद्धि या कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन
कहलाता है। ठीक है, तो यही आप डिफिनेशन लिखेंगे। क्या कहा जा रहा है, जीवों के शरीर के अंदर क्या होता है, जीवों के शरीर के अंदर गुणसूत्रों में अचानक से क्या आ जाता है, कमी, ये मतलब वृद्धि या कमी आ जाना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब जीवों के अंदर जीवों के शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें अचानक से क्या आ जाना, वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब आता है इसमें एक और पॉइंट आता है कि भैया गुणसूत्र किसे कहेंगे, गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि को ही तो हम उत्परिवर्तन कहते हैं, परंतु गुणसूत्र पता होगा तभी तो हम जानेंगे कि हाँ भाई कमी आ रहा है या वृद्धि। तो अब आते हैं हम गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसे भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं बता दे रहा हूं गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र के लिए इतना बात तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र तो चलिए जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, इतना बात पता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोशिकाओं के अंदर सबसे पहली बात तो कोशिका। ठीक है, कोई भी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर उसके केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इतना बात हम जानते हैं। उसके आगे मैं फिगर से आपको अच्छे से समझा रहा हूं और इसका डिफिनेशन फिगर से ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है पहले समझिए। ठीक है, तो हम एक पहले कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमने कोशिका पहले बना ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी वेट आप कर सकते हैं। ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं पर कोशिश कर रहे हैं। ये हमने फिगर बना लिया कोशिका का। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका कोशिका का फिगर बनने वाला है। ठीक है, 1 मिनट बस हो गया। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैपिंग होता है सभी जगह। ठीक है, तो ये आपके कोशिका बन गई। ठीक है, उतना अच्छा तो फिगर नहीं पर कोशिश किया गया है। तो ये आपकी कोशिका के फिगर बन गई। अब हम जानते हैं ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका। ठीक है, तो ये कोशिका है। अब हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका है उसके अंदर मतलब उसके केंद्र पर क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो इसका मान लेते हैं ये केंद्रक है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, इसका भी नाम लिख दे रहे हैं, केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, एक धागे जैसी ऐसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना बहुत सारी होती है। ठीक है, तो धागे जैसी जो संरचना होती है उसे हम उसका नाम याद रखेंगे क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन धागा कहते हैं। तो ये जो धागे जैसी संरचना है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। ठीक है, जो धागे इसमें पाई जाती हैं, केंद्रक में जो धागे जो पाई जाती हैं उसका नाम क्या है, क्रोमैटिन धागे। ठीक है, तो याद रखेंगे मतलब इसमें क्या बताया गया कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में जो एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम उसका नाम क्या होता है, क्रोमैटिन धागे होते हैं। तो याद रखेंगे जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब ये जो कोशिका है इसका जब विभाजन होता है, ठीक है, तो जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका है इसका कोशिका विभाजन होता है तो जो क्रोमैटिन धागे जो छोटे छोटे धागे हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और उसी छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब जो भी कोई भी कोशिकीय विभाजन होगा तो उसमें कोशिकीय विभाजन में जो क्रोमैटिन धागे होंगे, ये जो क्रोमैटिन धागे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और वही छोटे छोटे टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इसका डेफिनेशन मतलब क्या कहा जा रहा है कि जब क्या होगा उसके बाद मतलब क्रोमैटिन धागे होंगे तो जब कोशिका विभाजन होगा, मतलब जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन में क्या हो जाएगा, जो गुणसूत्र क्रोमैटिन धागे जो होते हैं, क्रोमैटिन
धागे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, में टूट जाते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे वो टुकड़े में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कौन, क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसी छोटे छोटे टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसी छोटे छोटे टुकड़े को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र का डिफिनेशन क्या कहेंगे, अगर आप बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहें तो यहां से ही शुरू कीजिए। कोशिका होती है, किसी भी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन धागे एक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और इसी छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम गुणसूत्र कहते हैं। या आप यहां से सिंपल वे में यहीं से कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका के अंदर जो मतलब कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमेटिन धागे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसी छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो आप यहां से अच्छे से बोल सकते हैं या आप मतलब उम्मीद करता हूं मतलब आपको इतना बार बता दिया गया तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आगे, जो है 7वां। ठीक है, तो अब आते हैं कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक। ठीक है, तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो इसको पॉइंट को भी याद रखेंगे, कार्ल आर्नेस्ट ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, कार्ल आर्नेस्ट जॉन वेयर हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नाम इतना बड़ा है कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है याद करना, परंतु आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं और याद करना भी पड़ेगा ना। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में यही है कि याद तो करना ही पड़ेगा। तो याद रखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है कार्ल आर्नेस्ट जॉन वेयर हैं। ठीक है, तो अब आता है पॉइंट कि भ्रूण विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट आता है कि भ्रूण विज्ञान कहते किसे हैं, तभी तो हम जानेंगे कि हाँ भैया आधुनिक भ्रूण विज्ञान मतलब नए में जो भ्रूण विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो कार्ल आर्नेस्ट जॉन वेयर हैं। ठीक है, तो आते हैं हम भ्रूण विज्ञान पे। ठीक है, तो अब इसमें नोट्स में याद रखेंगे कि भ्रूण विज्ञान, इसके बारे में देखते हैं भ्रूण विज्ञान। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान के मतलब क्या है, भ्रूण विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि भले ही वीडियो लंबा जा रहा है परंतु आपको सीखने को तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, और देखिए कुछ सीखना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर याद करने वाला ही है। ठीक है, तो आपको याद करना होगा, समझने वाला कुछ ज़्यादा उतना नहीं है। ठीक है, परंतु आपको एक बार पॉइंट जो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप क्लास 11th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और सुंदर से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे पॉइंट्स भी इसको मतलब एक जो मार्क्स होता है वो अच्छा स्कोर कभी कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक मतलब कोचिंग या स्कूल में कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वहाँ से भी आपको वीडियो अच्छे से मिल जाएगा और वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। सॉरी, भ्रूण विज्ञान के तो जनक हमने देख लिया कार्ल आर्नेस्ट जॉन वेयर हैं, परंतु भ्रूण विज्ञान कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे इसमें मतलब भ्रूण विज्ञान, भ्रूण के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, अध्ययन को
हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। मतलब भ्रूण के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो अब तो एक पॉइंट आ गया कि भैया भ्रूण किसे कहते हैं, ये तो पॉइंट है, भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं, तो भ्रूणों के अध्ययन को हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। परंतु भ्रूण क्या है, इसको पॉइंट को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे। अब भ्रूण पे आते हैं तो थोड़ी सी पॉइंट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि कोई भी मतलब जीव है, जीव जैसे हम कह सकते हैं जो पुष्प होता है, कोई भी पादप या पुष्प है, जिसमें पुष्पों में क्या होता है या जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। जो पुष्प होते हैं या हम कह सकते हैं जीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो कोई भी पुष्प या पौधा है उसमें या जंतु है, ठीक है, उसमें लैंगिक जनन पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो लैंगिक जनन होता है वो उसमें दो होते हैं, दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहला होता है इसमें एक नर होता है और दूसरा क्या होता है, मादा। ठीक है, नर होता है और मादा होता है। ठीक है, तो नर में क्या पाया जाता है, नर में अब आता है नर और मादा, ये दो चीज इसमें पाए जाते हैं। तो अब आता है, याद रखेंगे, नर में नर जनन युग्म पाया जाता है। नर में क्या पाया जाता है, नर जनन युग्म पाया जाता है। और मादा में क्या पाया जाता है, मादा जनन युग्म पाया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी लैंगिक जनन है उसमें दो चीज पाए जाते हैं, नर और मादा। और नर में क्या होते हैं, नर जनन युग्म पाए जाते हैं और मादा में मादा जनन युग्म पाया जाता है। अब आता है अगला पॉइंट कि जो नर जनन युग्म है इसके कारण मतलब नर जनन युग्म है, इसके कारण नर युग्मक का निर्माण होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसके कारण नर जनन युग्म के कारण ही नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन युग्म के कारण मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो मादा युग्मक का निर्माण किससे होता है, मादा जनन युग्म के कारण, मादा जनन युग्म के कारण ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब जब नर युग्म, समझिएगा, जब नर युग्म और यहाँ पे है मादा युग्म, ठीक है, तो जब नर युग्म और मादा युग्म, ये नर युग्म और मादा युग्म आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन निषेचन की भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी जीव है या मतलब कोई भी जंतु है या कोई भी पुष्प है, ठीक है, तो उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन में दो आते हैं, नर और मादा। और नर में क्या होता है, नर जनन युग्म पाया जाता है और मादा में मादा जनन युग्म पाया जाता है। और नर जनन युग्म में नर जनन युग्म के कारण ही क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन युग्म के कारण ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं तो निषेचन कहलाता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्रिया या प्रतिक्रिया ही मतलब प्रक्रिया ही या क्रिया करना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, निषेचन के कारण ही क्या होता है, युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के कारण ही क्या होता है, अब यहाँ पे लिख रहा हूं निषेचन। ठीक है, यहाँ पे समझ जाइएगा, निषेचन। ठीक है, निषेचन हुआ था। अब निषेचन के कारण ही क्या होता है, निषेचन के कारण ही युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के कारण ही किसका, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के कारण ही युग्मनज क्या होते हैं, जो ये युग्मनज होते हैं, मतलब निषेचन के कारण युग्मनज का निर्माण होता है। और जो ये युग्मनज होते हैं ये निरंतर ही क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और युग्मनज जो होता है, युग्मनज के कारण, युग्मनज से ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब निषेचन के कारण युग्मनज का निर्माण होता है और जो युग्मनज है इसके मतलब क्या होता है, इसमें जब वृद्धि होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब युग्मनज के कारण ही भ्रूण का निर्माण होता है, या युग्मनज को ही हम बड़ी रूप में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो युग्मनज के कारण ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण से ही क्या होती है,
नई संतान का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से मैं एक बार शुरू से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन दो प्रकार के, एक नर होता है, एक मादा होता है। नर में नर जनन युग्म पाया जाता है और मादा में मादा जनन युग्म पाया जाता है। अब ये जो नर जनन युग्म है इसके कारण नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन युग्म के कारण मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के कारण ही मतलब जब क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के कारण ही युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज क्या होते हैं? युग्मनज में कोशिकाएं पाई जाती है जो निरंतर बढ़ते रहते हैं और उसका युग्मनज का बड़ी रूप कह सकते हैं एक तरह से। यह युग्मनज के कारण ही किसका भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के कारण ही क्या होता है? मतलब नए जो जीव होते हैं या नए संतानों का निर्माण होता है भ्रूण के कारण ही, भ्रूण से ही, ठीक है। तो अब इसमें एक और पॉइंट आता है, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो युग्मनज होता है उसमें केवल एक ही प्रकार के, मतलब एक प्रकार के ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है। मतलब युग्मनज जो होगा और भ्रूण में क्या अंतर है? युग्मनज का बड़ा रूप भ्रूण है, परंतु याद रखें युग्मनज में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, जबकि भ्रूण होता है उसमें बहुत से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब क्या होते हैं? बहुत से प्रकार की क्या हो जाती है? इसमें बहुत से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसे भी आप उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या होते हैं जो होते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल अर्नेस्ट जॉन वेयर हैं। और भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं? तो भ्रूण के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। और भ्रूण किसे कहते हैं? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जीवों में, जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में नर और मादा। देखिए आप यहाँ से जितना बड़ा आप डिफिनेशन चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़े से और यहाँ से ही लिख सकते हैं, ठीक है। या निषेचन, मतलब यहाँ से अगर निषेचन का परिभाषा बोलना है तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, या यहाँ से कहेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्रिया करना ही निषेचन कहलाता है। ये भी कह सकते हैं। अगर आपको युग्मनज का बोलना है तो यहीं से कहेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्रिया निषेचन कहलाती है और निषेचन के कारण ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। अब भ्रूण का कहना है तो यहाँ से ही शुरू कर दीजिए और फिर से भ्रूण पे आके रुक जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर नई संतानों का निर्माण कैसे होता है तो आपको यहाँ से पूरा टोटल बताना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें मतलब इसी टॉपिक में लगभग 3-4 टॉपिक का आपको डिफिनेशन भी मिल गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से मतलब इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब आते हैं हम रक्त परिसंचरण के जनक, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? जो रक्त परिसंचरण के जनक कौन है तो याद रखेंगे रक्त परिसंचरण के जनक है विलियम हार्वे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? विलियम हार्वे हैं। अब इसमें पॉइंट आता है कि रक्त परिसंचरण कहते किसे हैं? जो रक्त परिसंचरण होता है वो कहते किसे हैं भाई? रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब नोट्स में आपको इसको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण कहते किसे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे मतलब कोई भी जीव है या कह सकते हैं किसी भी शरीर के अंदर जो मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन होता है या हार्मोन्स कह सकते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको पूरे शरीर में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं रक्त या रुधिर को मतलब पूरे शरीर में मतलब एक एक हिस्से में पहुंचाना ही, ठीक है, क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो हम इसका डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि
किसी भी शरीर के अंदर भोज्य, किसी भी शरीर के अंदर पदार्थ, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं हार्मोन्स, उसके बाद कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी शरीर के अंदर पदार्थ, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर के अंदर पदार्थों हार्मोन्स तथा उत्सर्जी पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? पहुंचाना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है। मतलब जीवों के शरीर के अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो हार्मोन से होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इनको पूरे शरीर में पहुंचाना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रक्त को ही पूरे शरीर में पहुंचाना ये क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा भी आया होगा। भले ही थोड़ा सा ये तो बात है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में तो आ गया होगा, परंतु याद करने बैठेंगे तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, परंतु याद रखेंगे कि स्टूडेंट मतलब हैं तो आपको तो मेहनत करना ही होगा। ठीक है, और एक और बात है कि यदि आप क्लास 11 का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का, आप जाकर वहां से भी क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत बोलने में तो हेजिटेशन होती ही है, तो इस बात को आपको भी समझना होगा और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करने के लिए अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मतलब जो पढ़ाता हूँ उससे जाकर आप पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स भी बनाइए। और तीसरी बात कि यदि आपको टॉपिक कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो वहां से भी मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।